वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एजुटेक। मैं संतोष सर आज व्याकरण में प्रथम पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को लेकर आया हूं आपके समक्ष। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आपको मैंने दे चुका है, हमने दिया है, जिसमें भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व, भाषा की विशेषताएं, भाषा का विकास आदि पर चर्चा करते हुए अब अगले पार्ट में हमने भाषा के प्रकारों पर स्लाइड बनाए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जैसे रिकेप के तौर पे कि भाषा की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई। सृष्टि के प्रथम में भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु मनुष्यों में जिस जिस तरह से विकास होते गया भाषा की उत्पत्ति हुई और भाषा भी विकसित होती चली गई। यह भाषा अनेकता में एकता को दर्शाती है, अर्थात भाषा की परिभाषा एक ही है कि भाषा वह माध्यम है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, बांटते हैं। लेकिन ये भाषाएं एक नहीं है, भाषा की परिभाषा एक है। भाषाएं एक नहीं है बल्कि अनेक हैं, अज्ञात हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में भाषाएं अलग अलग होती हैं। कई भाषाएं हैं, एक ही राज्य में कई अन्य अन्य क्षेत्रों में भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां हैं, और यह निरंतर विकसित होती जा रही हैं, अतः इन्हें पकड़ पाना भी असंभव प्रतीत होता है। अब भाषा के प्रकारों को हमने जो वर्गीकृत किया है, हम व्याकरण विदों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है हम मनुष्यों द्वारा, उसे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। साथ में छात्रों, हमने देखा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश में जब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ मुख्य भाषाओं के बारे में भी हमने पढ़ा। उन भाषाओं में से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करती है। एथनोलॉग एक संस्था है, विश्व की संस्था है। इस संस्था द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि विश्व में किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की भाषा सबसे प्रथम आती है, क्योंकि उस भाषा को अमेरिकी भाषा को यूएनएस की भाषा विश्वव्याप्त है, इसलिए वह नंबर 1 पोजीशन पे है। दूसरे में चीन की भाषा है और तीसरा भाषा आपके भारत की हिंदी भाषा है, जिसे हिंदी भाषा को आपके भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बोला जाता है, और यहां तक कि मॉरिशस की राष्ट्रभाषा हिंदी है। एथनोलॉग जो संस्था है, इसका मुख्य सचिवालय, विश्व की हिंदी मुख्य सचिवालय, एथनोलॉग की मुख्य सचिवालय मॉरिशस में ही स्थापित हुई है। और भारत में प्रथम बार 10 जनवरी 1974 को नागपुर में एक महासम्मेलन आयोजित करके विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाने का प्लान किया गया था 1974 में, और तब से प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तथा हिंदी के प्रचार और प्रसार को स्थापित करने के लिए अन्य देशों में भी प्रयास किए जाते हैं। आइए भाषा के प्रकार को देखा जाए। तो भाषा, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में कहा था कि भाषा 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, वर्गों में बांटा गया है। पहला तो रचना के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर भाषा के 2 भेद होते हैं। चूंकि सांकेतिक भाषा का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, अतः हम उसे भाषा की गिनती में नहीं रखते। उसे अपने इशारों में बात करके हम आम तौर पे उसे भाषा नहीं कहते, क्योंकि उसका एक निश्चित स्वरूप नहीं होता। चूंकि
मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं का निश्चित स्वरूप होता है, अतः इसे हम भाषा मानते हैं और यह भाषा का प्रकार रचना के आधार पर है। रचना अर्थात हमारे बोलने, कहने, सुनने और लिखने पढ़ने के लिए। भाषा दो प्रकार की हुई, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा रूप को बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाए, जिस भाषा को बोलकर या सुनकर प्रकट किया जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, जिस भाषा रूप को लिखकर और पढ़कर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। छात्रों, इस तरह से अरेंज किया गया है। हमने कहा था आपको कि प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में आपके सवाल छुपे हुए हैं और इसको इस तरह से अरेंज करने का मेरा ध्येय यह है कि अगर आपके सामने आता है कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करें तो बखूबी आपके ये पॉइंट्स बन सकते हैं और आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर ये कहे कि प्रश्न कि मौखिक भाषा का प्रयोग क्या है या मौखिक भाषा की विशेषताएं क्या है, तो यह जो आपका दिखाई दे रहा है बॉक्स, ये आपका उत्तर हो सकता है। अगर लिखित भाषा का भी समानतः ये कहता है कि लिखित भाषा की विशेषताएं क्या है, तो आपका ये बॉक्स उत्तर है और परिभाषाएं प्रथम बॉक्स में है। अंतर ये दोनों ही हैं। अतः आपके कई प्रकार के सवालों के जवाब इस स्लाइड में प्राप्त हो रहे हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। मूल रूप मौखिक भाषा, मूल कहा जाता है जड़ को, अर्थात जड़, जो भाषा की जो जड़ है वह मौखिक भाषा है। क्यों, कैसे हम मान लें? तो चूंकि आदिकाल में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि सर्वप्रथम अपने विचारों का आदान प्रदान इसी भाषा के अंतर्गत किया गया था और आज भी अधिकाधिक बातें हम मौखिकता के आधार पर ही करते हैं, मुंह से बोलकर या किसी के द्वारा बोले हुए को सुनकर। अतः मौखिक भाषा मूल भाषा है, भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग अधिकाधिक करने के कारण ही यह अधिक महत्व रखता है। अर्थात अगर यह प्रश्न आता है कि किस भाषा का अधिक महत्व होता है, तो निसंदेह टिक लगाइए मौखिक भाषा। किस कारण से? मौखिक भाषा का प्रयोग अधिकाधिक करने के कारण ही अधिक महत्व रखता है। लिखित भाषा में देखते हैं कि जिस भाषा रूप को लिखकर और पढ़कर प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम लिखते हैं तो लिपि लिखते हैं, अर्थात जिस भाषा को भी हम लिखते हैं उसकी अपनी एक लिपि होती है और उस लिपि के माध्यम से हम अपने भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के इस रूप का महत्व अधिक होता है। इस रूप का महत्व अधिकाधिक होने के कारण इसका महत्व ज़्यादा होता है, महत्व अधिक होता है, लेकिन इसका भी महत्व कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिखे हुए चीज़ों को अगर 10 वर्ष बाद भी हम अगर देखते हैं तो वह हमें मिलता है। जैसे वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों को लिखते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि दुनिया में तो कोई अमृत की घड़ा पी कर आया नहीं, वह चल बसते हैं और तब उनके सिद्धांतों पर अध्ययन करके नौजवान जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं या अगले जो वैज्ञानिक होते हैं अगले पीढ़ी के, वह उन सिद्धांतों को लेकर के आगे का काम करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा के इस रूप का महत्व अधिक होता है क्योंकि यह स्पष्ट दर्शित होता है। लिखित भाषा के कारण ही हम अपने गणित, विज्ञान तथा अन्य सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हैं। लिखित भाषा की वजह से ही वह सुरक्षित रहता है। आइए, अब यह वह था रचना के आधार पर भाषा के प्रकार। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भाषा के 6 प्रकार होते हैं। आधा दर्जन प्रकार होते हैं।
कौन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहेंगे? तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय, विश्व के अधिकाधिक देशों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विश्व में अधिकाधिक बोली तथा समझी जाने वाली, यानी विश्व के अलग अलग देशों में अगर एक ही भाषा अधिक से अधिक बोली जा रही है, समझी जा रही है, तो वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जिस प्रकार से अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, चीनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और यह भाषाएं अधिक मात्रा में विश्व व्याप्त बोली तथा समझी जाती हैं। अतः यह, अब उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की परिभाषा है किसी राष्ट्र के अधिकाधिक प्रदेशों में, राष्ट्र के अर्थात भारत एक राष्ट्र है और इसके 28 प्रदेश हैं, अधिकाधिक प्रदेशों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है या जिस भाषा का प्रयोग होता है अधिकाधिक, अधिक से अधिक, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और इसी आधार पर, इस परिभाषा के ही आधार पर हम यह मानते हैं कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी का प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक प्रयोग प्रायः भारत के सभी प्रांतों में होता है। तीसरा है राजभाषा। जिस राजभाषा के 22 राजभाषाओं को हमने पढ़ा, यह राजभाषा किसी राष्ट्र के विभिन्न कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग कामकाज के लिए होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात राज्य के या देश के किसी राष्ट्र के अधिकाधिक कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह कुल संख्या में 22 राजभाषाएं हैं भारत की, जिसका वर्णन, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने इसके पहले वाले में किया है। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, बंगाली और मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, संथाली, सिंधी, संस्कृत तथा हिंदी। यह 22 राजभाषाएं हैं। अगला है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी राज्य विशेष में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। अगला है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तथा अंतिम है प्रकार मातृभाषा। मातृभाषा अपने परिवार के अंतर्गत बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अपने परिवार में बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे हिंदी लिखा हुआ है तो ह यही है। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं मानता कि यह ह है, मैं तो ह इस तरह से लिखना चाहता हूं, तो मेरे मानने से नहीं होता। मानना व्याकरण संबत ही सबको पड़ता है, क्योंकि ह है तो यह ह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यह मानक स्थापित करके लिखना, ताकि हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे विचारों को दूसरे के सामने जब प्रकट किया जाए तो वह आसानी से समझ सकें। इसलिए यह जो लिपिबद्ध तरीका से ह लिखा गया, यह लिपि कहलाई। एक संकेत चिन्ह है यह कि यह ह है। दूसरा है पॉइंट, अपनी सरलता और समग्रता के कारण ही, सरलता और समग्रता माने अधिक बल होने के कारण ही लिपि भाषा के विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिपि क्या करती है? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके क्षेत्र में? भाषा के क्षेत्र में। अर्थात हम साहित्य लिखते हैं या विज्ञान संबंधी
गणित संबंधी किसी सिद्धांतों को लिखते हैं, लिख करके रखते हैं। निरंतर इस तरह के प्रभावशाली कार्य हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। उनको लिपिबद्ध तरीके से ही अपने एक भाषा में, एक निर्दिष्ट भाषा में वह सिद्धांतों को लिख के रखते हैं, जिसके ऊपर आगे का काम चलता है, आगे का काम होता है, बढ़ता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण स्वरूप है कि भाषा हिंदी, संस्कृत और नेपाली इस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, बंगला लिपि में लिखी जाती है। ये लिपियों के नाम हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और उस भाषा को उसी लिपि में हम लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, लिखित भाषा का स्वरूप देते हैं। अगला है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? छात्रों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। शुद्ध इस तरह से यूं देखा जाता है कि प्रत्येक प्रदेश में हिंदी में बातें करने वाले लोग अधिक हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं? तो दिल्ली क्षेत्र में आप जाइए तो बोलेंगे वहां पर, मेरे को अभी पंजाब जाना है, तेरे को आना चाहिए था, तू नहीं आया तो मैं क्या करूं? ये बॉडी लैंग्वेज, ये शारीरिक जो भाषा है और मौखिक भाषा, इन दोनों का प्रयोग वहां पर इस तरह से हो रहा है। जबकि हम उत्तर भारतीय क्षेत्रों में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखें या बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, तो यह निरंतर टोन बदलते जाता है मौखिक भाषा का, लेकिन लिखित भाषा एक समान होती है। इसलिए लिखित भाषा का महत्व भी मौखिक से कम नहीं है। मौखिक अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित सैद्धांतिक रूप से किया जाता है, जिसमें लिपिबद्ध करने में सिद्धांतों का बहुत प्रभाव होता है और भाषा को बढ़ावा देता है लिपि। जबकि लिपि और भाषा दोनों को नियमबद्ध तरीके से चलना सिखाता है हमें व्याकरण। व्याकरण नियमों का किताब है, जिस नियमों के आधार पर हम साहित्य की रचना करते हैं, चाहे भाषा जो भी हो। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि है और प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण है। व्याकरण से भाषा में व्यवस्था स्थापित की जाती है। व्याकरण से क्या की जाती है? भाषा में व्यवस्था स्थापित की जाती है। छात्रों, प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न है। भाषा के प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा के प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण में निश्चित नियम बनाए गए हैं। अर्थात व्याकरण साहित्य के नियमों का एक शास्त्र है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि व्याकरण क्या है? नियमों का एक शास्त्र है। शास्त्र का पर्यायवाची शब्द किताब, ग्रंथ, पुस्तक आदि है। तो यह एक पुस्तक है किसका? नियमों का, जिस पर हम साहित्य की रचना करते हैं। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। अगर मेरे को तेरे को कह रहे हैं तो यह अशुद्ध है। बिहार में ही लोग बोलते हैं नहाने जाना है, अब बल्टिया कहाँ है, लोटवा कहाँ है? ये लोटवा और बल्टिया ये शुद्धता को प्राप्त नहीं है, यह गलत है। यह आप किसी भी डिक्शनरी में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अतः यह व्याकरण सम्मत यह शब्द नहीं है, यह उचित शब्द नहीं है, यह सार्थक शब्द नहीं है, यह निरर्थक शब्द माना जाता है। यह हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 3 विभाग होते हैं। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था तथा वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द व्यवस्था में हम शब्द को बनाने के बारे में पढ़ते हैं तथा वाक्य व्यवस्था में हम वाक्यों की संरचना, संश्लेषण, विश्लेषण आदि पढ़ते हैं। देखिए, व्याकरण के 3 विभाग
वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में क्या क्या होता है, तो इसमें वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है। और क्या किया जाता है, वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, वर्णों के प्रकार के भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग की विधि बताई जाती है, उच्चारण करने की विधि बताई जाती है। आपने एक गाना सुना होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, तो फिर एक दूसरा गायक बोलता है, शोर नहीं बाबा शोर, अर्थात शोर को हम अगर दंते स से लिखते हैं और दूसरा तलाबे स से लिखते हैं, तो यह तलाबे स कहाँ से उच्चारित हो रहा है, तो तालु से, जबकि दंते स जीभ के द्वारा दांत से उच्चारित हो रहा है। तो वह जब गायिका कहती है शोर, तो गायक कहता है शोर नहीं शोर, यानी कि यह नियम पूर्वक उच्चारण हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। इसमें वर्णों के रूप को पहचान कर उनका उच्चारण करना तथा लिपिबद्ध करते हुए वर्णों से संबंधित नियमों को समझा जाता है, जो कि वर्णमाला में अगले पाठ में हम समझने वाले हैं। दूसरा है शब्द व्यवस्था, जिसमें इसमें शब्द के भेद सेम जिस तरह से व्याकरण में होता है, उत्पत्ति, रचना आदि को का उल्लेख किया जाता है, अर्थात समझा जाता है। और क्या होता है इसमें शब्दों की रचना, उत्पत्ति, उनके अर्थ, प्रकार आदि के बारे में पढ़ते और समझते हैं। तीसरा व्यवस्था आता है वाक्य व्यवस्था। इसमें वाक्य के भेद, रचना, संश्लेषण, विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का उल्लेख किया जाता है। कहाँ पर विराम चिन्ह, कहाँ अल्प विराम, कहाँ अर्ध विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ उद्धरण चिन्ह, कहाँ अवतरण चिन्ह वाक्य के संरचना में, संश्लेषण करने में हम देते हैं। उन चीज़ों की व्याख्या हमें वाक्य व्यवस्था में प्राप्त होती है। इसमें और क्या होता है, इसमें वाक्यों की रचना, उत्पत्ति, उनके अर्थ, प्रकार, पदक्रम, संश्लेषण, रूपांतरण, विग्रह आदि के बारे में पढ़ते और समझते हैं। छात्रों, आशा करते हैं आपका यह भाषा और व्याकरण जो पाठ पूर्ण हुआ वह बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आप गांठ बांध लीजिए कि इसमें जो प्रत्येक लाइनों में बातें जो लिखी हुई हैं, पॉइंट्स जो हैं, लगभग उतने या उससे 2 गुने प्रश्न जरूर इसमें बनते हैं, जिनका उत्तर आप आसानी से दे सकें। इसके लिए आपने ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, जाना है, और यही तो काम छात्रों का है। क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है कि Who is a student gathered a sort of knowledge is called a student। जो नॉलेज को गेदर करे, अपने अंदर ज्ञान को भरे, और ये ज्ञान को भरना पढ़ने तथा लिखने दोनों से अधिक प्रभावकारी होता है समझना। क्योंकि समझे हुए चीज़ों को आप कलम ना हो तो भी खपरा उठा के जमीन पर लिख सकते हैं, अगर कलम रहे भी अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और जब तक यह तन तथा मन दोनों शुद्ध नहीं होंगे तब तक निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। अतः आप छात्र हैं, ध्यान को अपने पास एकत्रित करके ही बैठे पढ़ने के लिए। निसंदेह आप जो 2 घंटे बिना ध्यान के पढ़ते हैं, 3 घंटे बिना ध्यान के पढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक प्रभावकारी 1 घंटे ध्यान से पढ़ देना है। और जैसे ही आप 1 घंटे में ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं वह अवश्यंभावी मिलेगा। अगले पाठ के लिए हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, हम लोग मुलाकात होगी। तब तक के लिए
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।